गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जेनेटिक कोड और वोवेल हाइपोथेसिस के बाद हमारा जो मेन टॉपिक था ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है उसको हम लोग आज डिटेल से देखेंगे। ट्रांसलेशन को ही प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले एक बार हमारा एक वीडियो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उससे एक फ्रेमवर्क आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पे, कैसे और क्या एक उसका सीक्वेंस है, ठीक है। तो उसको एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मेरा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, आप लोग उसको पढ़िए। आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इसके पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़े। ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी किए। अब जो आरएनए का फॉर्मेशन हो गया है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू, उस आरएनए का किस तरीके से वो यूज़ होता है या पार्टिसिपेट करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसीलिए मैं कह रही कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक बार पढ़िए, जिससे आपका एक फ्रेमवर्क है आपके माइंड में वो सेटअप हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस आर कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस होने की प्रोसेस को ही हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस बाय विच एमिनो एसिड आर पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। इस प्रोसेस में जो एमिनो एसिड होती है वो क्या हो जाती है, पॉलीमराइज हो जाती है। मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके आपको क्या बनाते हैं, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन की, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन के लिए बहुत सारे कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कंपोनेंट्स है, 5 कंपोनेंट्स है, जिसमें कि mRNA है, tRNA है, राइबोसोम है, एमिनो एसिड है और एंजाइम। एक चीज़ और, ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है ये प्रोकैरियोटिक के बीच में है। किसमें है, प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर है। ये प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन है। जैसे ट्रांसलेशन भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप से होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अलग होता है। अलग सेंस मतलब कि प्रोसेस वही होती है, थोड़े बहुत क्या कहते हैं, ये कंपोनेंट्स में थोड़ी चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, जब मेरा नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट, ये क्या है, प्रोकैरियोट के केस में, ठीक है। कंपोनेंट्स वगैरह उसमें भी सेम ही होंगे, सब कुछ सेम होगा, बस थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें डिफरेंट करेंगे। तो जो कंपोनेंट है mRNA, tRNA, राइबोसोम्स, एमिनो एसिड और एंजाइम, इन 5 कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है हमको किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। जो फर्स्ट एंड फॉल हम mRNA का फॉर्मेशन कहाँ हो जाता है, mRNA का फॉर्मेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट के केस में ये क्या, इनके ऊपर मैंने बताया भी था कि mRNA पे कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा mRNA के बारे में थोड़ा डिटेल से बताना है। जो प्रोकैरियोटिक mRNA है वो पॉलीसिस्टोनिक होते हैं और पॉलीराइबोसोम होते हैं, ठीक है। पॉलीसिस्टोनिक कैसे होते हैं, देखिए, जैसे कि हम बताए भी थे कि जो यूकैरियोट का डीएनए है वो लॉन्ग होता है, ठीक, और जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए है वो शॉर्ट होता है। तो चूंकि डीएनए छोटा है तो उस पर प्रेजेंट जो जीन्स होंगे वो भी छोटे होंगे, ठीक है। तो जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है उस पर वह रीजन जो कि प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाने के रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको सिस्टोन कहते हैं। कि वो पोर्शन जो प्रोटीन बनाएगा उसको सिस्टोन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक ये पूरा का पूरा समझ लीजिए कि ये mRNA है, ठीक है, क्या है, ये mRNA है, ये इसका 5 प्राइम है, ये इसका 3 प्राइम है। इसको थोड़ा अटेंटिव होके देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को नोट भी करना है आपको। जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये प्रोकैरियोट का एक mRNA है, ठीक है। इसका
ये 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, जो mRNA होता है, ठीक है, उसके जो 5 प्राइम एंड होता है और 3 प्राइम एंड होता है, उस पर एक UTR रीजन होता है। देखिए UTR रीजन होता है, ठीक है। ये एक ऐसा रीजन होता है जिसका इसका नाम है, ठीक है, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। ऐसा ये रीजन है जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, लेकिन दैट इज पार्टिसिपेट इन द ट्रांसलेशन एंड हेल्प इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक। ये UTR रीजन ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट मतलब ट्रांसलेशन नहीं करता है, लेकिन ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रीजन है, ये उसको UTR रीजन। और UTR रीजन जो होता है ये 5 प्राइम के बाद और 3 प्राइम के पहले पाया जाता है। देखिए एक और टर्मिनोलॉजी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक होता है अप स्ट्रीम, क्या होता है अप स्ट्रीम, ठीक है, जो चीज़ भी किसी चीज़ के बाद पाई जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 प्राइम के बाद UTR रीजन पाया जाता है, तो इसको कहेंगे कि UTR इज अप स्ट्रीम टू द 5 प्राइम एंड ऑफ mRNA, ठीक। जो चीज़ बाद में पाई जाती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम। और जो चीज़ पहले पाई जाती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे भी UTR रीजन होगा आपका, UTR रीजन 5 प्राइम वाले एंड पे भी होता है और 3 प्राइम एंड पर भी होता है, और दोनों को UTR रीजन। तो जो 5 प्राइम में पाया जाता है, क्योंकि वो 5 प्राइम के बाद पाया जाता है, इसलिए उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो बोलते हैं कि UTR रीजन प्रेजेंट, ठीक है, अप स्ट्रीम टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA। इसी तरीके से जब थर्ड में आएंगे, मतलब कि 3 प्राइम वाले रीजन में, तो कहेंगे डाउन स्ट्रीम, क्या कहेंगे डाउन स्ट्रीम। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे यहाँ पे कि UTR रीजन डाउन स्ट्रीम टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द mRNA, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है क्वेश्चन कि UTR रीजन कहाँ पे पाया जाता है। तो UTR रीजन जो होता है आपका 5 प्राइम वाले रीजन में भी पाया जाता है और 3 प्राइम वाले रीजन दोनों पे पाया जाता है, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और इसी को लीडर सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं लीडर सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे हमने लिख भी रखा है कि ये पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। अब पॉलीसिस्टोनिक का भी कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा ये पूरा पोर्शन है वो DNA से मिला हुआ है, और वह पोर्शन DNA का जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है या ट्रांसलेशन प्रोसेस करता है, उसको हम लोग सिस्टोन कहते हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा रीजन देखिए मैंने बना रखा है, ये पूरा का पूरा सिस्टोन है। क्या है सिस्टोन है, क्योंकि ये कहाँ से बन के आया है आपके DNA से बन के आया। तो आप देखिए इस सिस्टोन रीजन में क्या है, बहुत सारे जीन है। देखिए ये AUG क्या है स्टार्टिंग कोडान है, मैंने जेनेटिक कोडान में बताया था, जो कि प्रोकैरियोटिक में बताया था कि AUG और GUG दोनों के दोनों क्या होते हैं स्टार्टिंग कोडान होते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए ये GUG है स्टार्टिंग कोडान है, और उसके बाद ये पूरे जीन्स हैं, और ये UG है। UG क्या है ये स्टॉप कोडान है, क्या है स्टॉप कोडान है, ठीक है, स्टॉप कोडान या टर्मिनल कोडान जो भी कहिए। तो ये देखिए AUG GUG, ठीक है, और AUG से GUG के बीच में जो भी प्रोटीन सिंथेसिस हुई या जो भी रहा वो उसको हम लोग एक जीन कहते हैं, क्या एक जीन, ठीक है। तो ये एक जीन रहा, फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से GUG से AUG, फिर ये पूरा एक जीन रहा। तो देखिए एक सिस्टोन में बहुत सारे जीन्स सिचुएटेड है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट। इस वजह से प्रोकैरियोट जो आपका DNA mRNA होते हैं उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो सकती है, इसीलिए पॉलीसिस्टोनिक है। क्योंकि यूकैरियोट में जो DNA होता है वो mRNA होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि DNA काफ़ी बड़ा होता है। तो एक सिस्टोन रीजन में एक ही जीन आ पाती है, इसलिए उसको मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, ठीक है। तो पॉलीसिस क्योंकि बहुत सारे जीन है। और देखिए GUG के बाद कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे कोई भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, जो दूसरे क्या बोलते हैं AUG स्टार्टिंग कोडान से लेके दूसरे स्टार्टिंग कोडान या GUG के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटरसिस्टोनिक रीजन। क्या कहते हैं? इंटरसिस्टोनिक रीजन, ठीक है। अब UTR हो गया, आपको समझ में आ गया कि जीन हो गया, ठीक है। इसी वजह से इसको क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ये राइबोसोम जुड़ा है, ये भी एक राइबोसोम है, ठीक है। तो कई राइबोसोम जुड़ जाते हैं किस पे?
आपके प्रोकैरियोट पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई जीन हैं और उस जीन का एक, क्योंकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस होने के लिए राइबोसोम का होना बहुत ज़रूरी है, तो एक जीन के लिए एक राइबोसोम, दूसरे जीन के लिए दूसरा राइबोसोम आके अटैच होगा। इस वजह से हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक का ये आपका ट्रांसलेशन होता है उसमें क्या होता है, पॉलीराइबोसोमल स्टेज होता है, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रोटीन होती हैं। क्योंकि एक वह रीजन जो ट्रांसलेशन करता है उसको सिस्टोन कहते हैं। एक सिस्टोन में बहुत सारे जीन्स हैं, तो वो जीन्स क्या करेंगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, इसलिए पॉलीसिस्टोनिक हो गया। क्योंकि कई जीन हैं तो कई राइबोसोम चाहिए, तो हमको उसको बोल दिया हमने पॉलीराइबोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब यूकैरियोट में पढ़ेंगे तो वहाँ पे मोनोसिस्टोनिक आएगा और मोनोराइबोसोम कंडीशन आएगी। ठीक है, चलिए हमने यहाँ पे देखिए लिखा है कि इन प्रोकैरियोट mRNA कंटेन 5 प्राइम UTR एंड 3 प्राइम UTR। ठीक है, UTR मीन्स कि आप इसको लिख लीजिएगा, UTR मीन्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ अनट्रांसलेटेड रीजन, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा UTR का, अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन प्रोकैरियोट हैज अ कंजर्विंग सीक्वेंस कॉल्ड साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस, इट इज़ द 5 बेस। देखिए अब क्या है, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करती हूँ। ठीक है, देखिए, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए, यही इसी को ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए UTR रीजन है। ठीक है, UTR रीजन के पहले या UTR रीजन के जस्ट बगल में एक सीक्वेंस आती है। ठीक है, जिसको कंजर्विंग सीक्वेंस कहते हैं और ये 7 बेस पेयर का होता है। कितना? 7। तो AGGAGGU 7 बेस का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस कहते हैं। ये केवल प्रोकैरियोट में ही पाया जाता है जो 7 बेस का होता है, AGG AGG और U। ठीक है, और उसी के जस्ट बाद, ठीक है, इस सीक्वेंस के जस्ट बाद ही, यानी कि UTR रीजन में ही ये कंजर्विंग सीक्वेंस होता है। साइन डेलवर्गो सीक्वेंस UTR रीजन में ही होता है। ठीक है, और इसके बाद आपका ये स्टार्टिंग कोडान हो जाता है और फिर यहाँ से आगे ये राइबोसोम अटैच होके ट्रांसलेशन की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये RNA था, थोड़ा mRNA था, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट था, इसलिए इतना डिटेल से मैं बताई। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपका आ जाता है उसके बाद आ जाता है आपका राइबोसोम। ठीक है, देखिए mRNA के बारे में बता दिया, tRNA का मेरा एक छोटा सा वीडियो है tRNA का स्ट्रक्चर का, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि tRNA में कहाँ पे कैसे कैरी करता है। और उसके बाद राइबोसोम का भी वीडियो ऑलरेडी मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको भी वहाँ पढ़ लीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा राइबोसोम का, और एमिनो एसिड और एंजाइम्स। ठीक है, ये इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब आ जाते हैं हम लोग क्या, राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम की जो फर्स्ट यूनिट होती है, मैं इसको ऊपर वाले को इरेज कर रही हूँ। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम राइबोसोम के बारे में डिटेल से बता दें आपको। ये देखिए जैसे राइबोसोम ही अटैच हुआ है, इसी तरीके से इसका हम और बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है हमारा, अरे सॉरी ये mRNA है, ये हमारा 5 प्राइम रीजन हो गया, ये हमारा 3 प्राइम रीजन हो गया। ठीक, mRNA पर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आके जुड़ती है, स्मॉल सब यूनिट किसकी, राइबोसोम की। ठीक है, और राइबोसोम के अंदर जो होता है क्या पाया जाता है, 3 जो होते हैं बाइंडिंग साइट होते हैं। कितने होते हैं, P3 जो होते हैं बाइंडिंग साइट होते हैं, जिसको A फॉर एसाइलेशन साइट बोलते हैं, P जो इसको पेप्टाइडल साइट बोलते हैं, और E जिसको एग्जिट साइट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर P और किसकी हेल्प से ये स्मॉल सब यूनिट जुड़ता है, rRNA की हेल्प से, rRNA की हेल्प से जो स्मॉल
पोर्शन ऑफ टीआरएनए है वो एमआरएनए से जुड़ता है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा कि आरएनए की हेल्प से ही टीआरएनए जो होता है लार्जेस्ट सब यूनिट से आके जुड़ता है। तो यहाँ पे 3 इनकी बाइंडिंग साइट होती है। एक ये हो गया, मान लीजिए आधा ही होता है क्योंकि आधा बड़े वाले यूनिट में होता है। ये आपका एक ये हो गया और एक ये आपका सॉरी ये आपका हो गया, ठीक है। ये आपका ई साइट हो गया, ये आपका पी साइट हो गया और ये आपका क्या हो गया, ए साइट हो गया। जो पहला इनिशिएटिंग टीआरएनए होता है जो मेथियोनिन एमिनो एसिड को लेके आता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो इसमें फॉर्मुलेटेड मिथ्यून आएगी। जो टीआरएनए आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, पी साइट पे आता है, पेप्टाइड साइट पे आता है। क्यों? क्योंकि जो इनिशिएशन कोडॉन होता है AUG ये पी साइट पे ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब ये धीरे धीरे घसकता है, जब पी साइट पे आता है तो पी साइट पे आपका जो इनिशियल कोडॉन AUG होता है वो पी साइट पे ही पड़ता है। और उस समय, ठीक है, उस समय जो है टीआरएनए क्या करता है, अपना ले करके जो मेथियोनिन, जो ये आपका मेथियोनिन होता है एमिनो एसिड, जो इसको 3 प्राइम एंड पे होता है, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को ले करके आता है जिसका एंटी कोडॉन होता है और पी साइट पे आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रोटीन सिंथेसिस साइट कंटेन 3 बाइंडिंग साइट PA एंड E साइट। P साइट बाइंड विद द फर्स्ट चार्जिंग टीआरएनए कंटेनिंग फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, वो पहले टीआरएनए को ले आता है जो फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन को कंटेन करता है। ए साइट बाइंड विद द इनकमिंग, और उसके बाद इसके बाद ये प्रोसेस जब इनिशिएट हो जाती है, ठीक है, आरंभ हो जाती है, उसके बाद जो टीआरएनए आते हैं वो पी साइट पर ना आकर के ए साइट पे आते हैं। कहाँ आते हैं? ए साइट पे। तो मैंने लिखा भी है ए साइट बाइंड विद इनकमिंग चार्ज टीआरएनए आफ्टर इनिशिएशन टीआरएनए। इनिशिएशन टीआरएनए का आ जाने के बाद किस साइट पे? पी साइट पे आ जाने के बाद जो हमारा क्या होता है, जो हमारा अदर जो एमिनो एसिड होते हैं, जो एक्टिवेट एमिनो एसिड होते हैं, या कह सकते हैं कि जो चार्ज एमिनो एसिड होते हैं, चार्ज एमिनो एसिड को कंटेनिंग टीआरएनए होते हैं, वो ए साइट पे आते हैं, वो पी साइट पे नहीं आते हैं। उसके बाद क्या होता है, अभी और भी प्रोसेस हम बताएंगे, अभी तो हम थोड़ा सा इनिशिएशन कर रहे हैं। फिर ई साइट डाई एसाइलेशन टीआरएनए, दैट इज टीआरएनए लेकिंग एनी एमिनो एसिड। और जो भी टीआरएनए आता है यहाँ पे पहले ए साइट पे आता है तो पी वाला जो होता है ए साइट को दे देता है, ठीक है, फिर ये यहाँ पे एक दूसरे को शिफ्ट कर देते हैं, ठीक। लास्टली क्या होता है कि सारे के सारे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ई साइट हमेशा फ्री हो जाता है। तो जो ई साइट जब फ्री रहता है तो जो टीआरएनए फ्री हो चुका रहता है वो जो होता है ई साइट से बाहर की तरफ एग्जिट कर दिया जाता है, इसीलिए इसको ई साइट कहते हैं, ठीक। ये तो रहा हमारे कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। कौन कौन से प्रोसेस है ट्रांसलेशन के? तो वो है एमिनो एसिड, एमिनो एसाइलेशन, चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन और चेन टर्मिनेशन। तो अब चेन जो है जो चेन एमिनो एसाइलेशन, चेन इनिशिएशन, चेन इलॉन्गेशन एंड चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो अब इन ट्रांसलेशन प्रोसेस को 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन सा हमारा एमिनो एसाइलेशन है और कौन हमारा चेन इलॉन्गेशन और फिर चेन इनिशिएशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। 1 बाय 1 जो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। अब चलते हैं हम लोग एमिनो एसाइलेशन। तो इनिशिएशन प्रोसेस में हमारा जो पहला था, ठीक है, पहला जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में पहला हमारा था एमिनो एसाइलेशन और सेकेंड था हमारा चेन इनिशिएशन। तो अभी फर्स्ट एमिनो एसाइलेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन 2 स्टेप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला चार्जिंग एमिनो एसिड और चार्जिंग टीआरएनए। जो एमिनो एसिड साइटोसॉल में पड़े रहते हैं वो सारे के सारे एमिनो एसिड, जो 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो साइटोसॉल में पड़े होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब इन्हें प्रोटीन बनाना है तब ये एक्टिवेट होते हैं। वैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में साइटोसॉल पे पड़े होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि एमिनो एसिड को चार्ज करना होता है। अब एमिनो एसिड कैसे चार्ज होती हैं? तो देखिए लिखा है ऑल एमिनो एसिड इन साइटोसॉल्स आर इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं
एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली, ठीक है। और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सम मस्ट बी एक्टिवेट बाय द यूजिंग 2 ATP। जब ये 2 ATP का यूज़ कर लेते हैं तब ये जा कर के एक्टिवेट होते हैं और क्या तब बनाते हैं, तब ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से चार्जिंग ऑफ tRNA। अब tRNA क्या होता है, देखिए tRNA का मतलब ये है कि जब भी tRNA चार्ज होगा, इसमें कुछ नहीं है, जैसे ही चार्जिंग एमिनो एसिड tRNA के OH ग्रुप से जाके थर्ड प्राइम पोजीशन से या थर्ड प्राइम एंड से जाके अटैच होगा, आपका tRNA अपने आप क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो mRNA पर, ठीक है, एमिनो एसिड के लाने का काम कौन करता है, tRNA करता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैंने बताया है कि जैसे 2 ATP का यूज़ करेगा कौन, आपका एमिनो एसिड, वो तुरंत क्या होगा, चार्ज हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। तो एमिनो एसिड यहाँ पे लिख लीजिए इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव स्टेज में है, और जैसे ही ये ATP से ज्वाइंट हुआ, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, कौन सा, एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये एमिनो एसिड चेंज हो जाता है एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स, ठीक, और दैट इज़ द चार्जिंग एमिनो एसिड। ये क्या है, ये चार्जिंग एमिनो एसिड है, और जो हमारे फॉस्फेट है वो निकल जाते हैं, ठीक है। AMP का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जब जा कर के जुड़ता है ATP, जब ATP जुड़ता है ADP में तो एक फॉस्फेट जाता है तब, और जैसे ही ADP में टूटता है, फिर ADP से जब AMP में टूटता है तो 2 फॉस्फेट यानी कि 2 एनहाइड्राइड फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड का ब्रेक होता है, तो वहाँ पे 2 फॉस्फेट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। इस वजह से इसको यहाँ पे कहते हैं कि 2, दिख तो एक ही ATP रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटते हैं और ADP का फॉर्मेशन हो गया, AMP का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 ATP का यूज़ हुआ है, ठीक है। और एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब यही कॉम्प्लेक्स जो होता है चार्ज एमिनो एसिड की तरह काम करता है। अब ये जब चार्ज एमिनो एसिड tRNA पे जा करके उसके 3 प्राइम एंड से जुड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज कहते हैं। तो इनिशिएशन प्रोसेस में हमारा जो पहला था, ठीक है, पहला जो ट्रांसलेशन प्रोसेस में पहला हमारा था एमिनो एसाइलेशन, और सेकेंड था हमारा चेन इनिशिएशन। तो अभी फर्स्ट एमिनो एसाइलेशन, ठीक है। दिस प्रोसेस कंप्लीट इन 2 स्टेप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो एमिनो एसाइलेशन प्रोसेस है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला चार्जिंग एमिनो एसिड और चार्जिंग tRNA। जो एमिनो एसिड साइटोसॉल में पड़े रहते हैं वो सारे के सारे एमिनो एसिड, जो 20 टाइप के एमिनो एसिड होते हैं जो साइटोसॉल में पड़े होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अब इन्हें प्रोटीन बनाना है तब ये एक्टिवेट होते हैं। वैसे ये इनएक्टिव फॉर्म में साइटोसॉल पे पड़े होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि एमिनो एसिड को चार्ज करना होता है। अब एमिनो एसिड कैसे चार्ज होती हैं? तो देखिए लिखा है ऑल एमिनो एसिड इन साइटोसॉल्स आर इनएक्टिव, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस डायरेक्टली, ठीक है। और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं और ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सम मस्ट बी एक्टिवेट बाय द यूजिंग 2 ATP। जब ये 2 ATP का यूज़ कर लेते हैं तब ये जा कर के एक्टिवेट होते हैं और क्या तब बनाते हैं, तब ये प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से चार्जिंग ऑफ tRNA। अब tRNA क्या होता है, देखिए tRNA का मतलब ये है कि जब भी tRNA चार्ज होगा, इसमें कुछ नहीं है, जैसे ही चार्जिंग एमिनो एसिड tRNA के OH ग्रुप से जाके थर्ड प्राइम पोजीशन से या थर्ड प्राइम एंड से जाके अटैच होगा, आपका tRNA अपने आप क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो mRNA पर, ठीक है,
एमिनो एसिड के लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए करता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने बताया है कि जैसे 2 एटीपी का यूज़ करेगा कौन? आपका एमिनो एसिड, वो तुरंत क्या होगा? चार्ज हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। तो एमिनो एसिड यहाँ पे लिख लीजिए इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव स्टेज में है, और जैसे ही ये एटीपी से ज्वाइंट हुआ, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम, कौन सा? एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम के प्रेजेंस में ये एमिनो एसिड चेंज हो जाता है एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स। ठीक, और दैट इज़ द चार्जिंग एमिनो एसिड। ये क्या है? ये चार्जिंग एमिनो एसिड है, और जो हमारे फॉस्फेट है वो निकल जाते हैं। ठीक है, AMP का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जब जा कर के जुड़ता है ATP, जब ATP टूटता है ADP में तो एक फॉस्फेट जाता है तब, और जैसे ही ADP में टूटता है, फिर ADP से जब AMP में टूटता है तो 2 फॉस्फेट यानी कि 2 एनहाइड्राइड फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड का ब्रेक होता है, तो वहाँ पे 2 फॉस्फेट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। इस वजह से इसको यहाँ पे कहते हैं कि 2 दिख तो एक ही ATP रहा है, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटते हैं और ADP का फॉर्मेशन हो गया, AMP का फॉर्मेशन हो जाता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे 2 ATP का यूज़ हुआ है। ठीक है, और एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तब यही कॉम्प्लेक्स जो होता है चार्ज एमिनो एसिड की तरह काम करता है। अब ये जब चार्ज एमिनो एसिड टीआरएनए पे जा करके उसके 3 प्राइम एंड से जुड़ता है, ठीक है, तो इसको हम लोग एमिनो एसाइल टीआरएन सिंथेटेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीआरएनए, अब जैसे टीआरएनए जो होता है एक्टिवेटेड एमिनो एसिड से जुड़ता है, तो देखिए टीआरएनए प्लस एमिनो एसिड AMP कॉम्प्लेक्स जो यहाँ एक्टिवेटेड था, वहाँ से जैसे ही बाइंड किया एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज एंजाइम के प्रेजेंस में, क्या है एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसेज, और यहाँ पे क्या था? एमिनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम। ठीक है, और तुरंत बन जाता है एमिनो एसाइल टीआरएनए। ये जो है एक्टिवेटेड, ये चार्जिंग टीआरएनए है। ठीक है, या एक्टिवेटेड टीआरएनए, और जो AMP होता है वो बाहर निकल जाता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे मैंने टीआरएनए बनाया है, और ये देखिए एमिनो एसिड। अब कैसे एमिनो एसिड जो होता है कैसे टीआरएनए पे बाइंड होता है? तो उसके 3 प्राइम एंड पे। अब चूंकि 3 प्राइम एंड पे देखते हैं कि पहले से ही हमने आपको पता है कि जो 3 प्राइम एंड पे OH जो होता है हमेशा वो क्या होता है, बॉन्ड का किसी से वो मतलब जब क्या बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो एक सिरे पे क्या होता है आपका OH ग्रुप जो होता है फ्री हो जाता है। इसी OH ग्रुप के फ्री होने के कारण टीआरएनए को जो होता है अनस्टेबल होता है। टीआरएनए नहीं कह सकते, RNA सब के सब अनस्टेबल होते हैं, और साथ में 2 प्राइम वाला भी आपका बढ़ता है। 3 प्राइम तो हर किसी में, 3 प्राइम पे OH तो DNA में भी बचता है, लेकिन जो 2 पोजीशन वाला है OH वो केवल RNA में प्रेजेंट होता है। इसी कारण RNA अनस्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू DNA के। ठीक, अब यहाँ का जो OH है ये एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड। ठीक है, एमिनो एसिड से क्या करता है, बाइंड कर लेता है, और एमिनो एसिड से बाइंड करके यहाँ से H2O को निकाल देता है, और यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि टीआरएनए से जब एमिनो एसिड बाइंड होता है तो किस बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है? एस्टर बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड का फॉर्म है। वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है? एस्टर बॉन्ड बनता है। टीआरएनए से एमिनो एसिड किस बॉन्ड से जुड़ता है? आपके एस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट है चेन इनिशिएशन, सेकेंड टॉपिक है हमारा या सेकेंड स्टेप हमारा चेन इनिशिएशन। देखिए, चेन इनिशिएशन नीड ऑफ 3 इनिशिएशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट। पी का मतलब है प्रोकैरियोट। ठीक है, यानी कि 3 जो होते हैं इनिशिएशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है किसके केस में? प्रोकैरियोट के केस में। ठीक है, बाइंड ऑफ mRNA टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम 30S, दिस बाइंडिंग ऑफ प्रमोटेड बाई I3 एंड Mg। कह रहा है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है कि सबसे पहले जो ये आपका होता है
टी जो mRNA पे सबसे पहले अगर कोई सब यूनिट आती है बाइंड करने के लिए तो कौन सी आती है? आरएनए की राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट आकर के बाइंड करती है। क्यों? क्योंकि इसलिए बाइंड करती है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि mRNA पर UTR जो रीजन है तो वहाँ पे एक सीक्वेंस पाया जाता है जिसको साइन डेलबार्गो सीक्वेंस कहते हैं, साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस जो होता है, ठीक है, वो किस पे प्रेजेंट होता है? mRNA पे। लेकिन इसी का एंटी कम्प्लीमेंट्री, इसका कम्प्लीमेंट्री पार्ट जो होता है वो जो स्मॉल यूनिट होती है 30S, उसमें जो होता है 16S RNA होता है और उस 16S RNA में वो जो आपका साइन डेलबार्गो सीक्वेंस होता है उसका कम्प्लीमेंट्री होता है किस पे? आपके 30S सब यूनिट की। इसीलिए सबसे पहले 30S सब यूनिट ही आके mRNA से बाइंड करती हो। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है कि ये साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस को ढूंढती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास उसका कम्प्लीमेंट्री होता है, स्मॉल सब यूनिट के पास आरएनए जो राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट है उसके पास उसका कम्प्लीमेंट्री है, वो दोनों आकर के बाइंड कर लेते हैं। और जब वो बाइंड करते हैं उसी समय जो पी साइट होता है उसके पास जो कोडान प्रेजेंट होता आता है उस कोडान का सीक्वेंस AUG होता है। मतलब ये ऑलरेडी सब कुछ फिक्स है, आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि स्मॉल सब यूनिट 30S हैज़ अ कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस कॉल्ड द एंटी साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस प्रेजेंट इन 16 RSN। पहले तो स्मॉल यूनिट हो गया 30, और स्मॉल यूनिट में भी जो 16S RNA होता है उसमें प्रेजेंट होता है एंटी आपका साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 30S राइबोसोम सब यूनिट प्लस mRNA जो होता है यहाँ पे एंटी क्या साइन डेलबार्गो सीक्वेंस, यहाँ पे साइन डेलगैर्नो सीक्वेंस होता है। और यहाँ पे जो हमको इनिशिएशन फैक्टर होता है IF3 और mg के प्रेजेंट पे ये बनाता है 30S mRNA कम्प्लेक्स और इनिशिएशन कम्प्लेक्स। ठीक, ये हमारा इनिशिएशन कम्प्लेक्स होता है। और जैसे ही ये बाइंड हो जाता है, ठीक, उसके बाद जो एक्टिवेटेड tRNA है वो मेथियोनिन, फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, मैंने बताया था फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एमिनो एसिड को लेकर के पी साइट पे आता है। और जैसे ही मैं इसको मिटा देती हूँ एक बार, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये हो गया, ये नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे ही ये मेथियोनिन फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन एमिनो एसिड आता है, ये ऐसे ये स्मॉल यूनिट है और यहाँ पे आपका मान लीजिए ये फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन FMET लिखा है आता है। उसके तुरंत बाद यहाँ पे लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट जाकर के तुरंत बाइंड कर देती है यहाँ पर। ठीक है, ये यहीं पे भी दिखा सकते हैं ऐसे, ये सब ऐसे बाइंड कर जाती है। ठीक है, तो वही लिखा है इनिशिएशन कोडान कम इनटू द पी साइट फर्स्ट tRNA और इनिशिएशन tRNA कम इनटू द पी साइट, दिस प्रोसेस इज प्रमोटेड बाय F2। और ये जो होता है जो F2 पी साइट पे आते हैं और यहाँ पे जो हमको काम करता है, यहाँ पे IF2 का काम, यहाँ पे IF3 का काम कर, स्मॉलेस्ट को बाइंड करने का काम IF3 और mg के प्लस में हो रहा था और लार्जेस्ट सब यूनिट को बाइंड करने का काम IF2। तो एक इनिशिएशन tRNA कम इनटू द पी साइट, दिस प्रोसेस प्रमोटेड बाय द IF2, यानी कि ये tRNA है। ठीक है, ये क्या है? tRNA है। ठीक है, tRNA आके पी साइट पे बाइंड करे, इसके प्रमोट करने का काम IF2 करता है और स्मॉल यूनिट mRNA से आके बाइंड करे, वहाँ पे IF3 इनिशिएशन फैक्टर 3 और यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर 2 काम करता है। ठीक है, व्हेन फर्स्ट tRNA कम टू पी साइट देन लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड विथ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। अब जैसे ही पहला मेथियोनिन आकर के बाइंड होता है पी साइट से, उसी समय जो होता है आपका बड़ा वाला सब यूनिट आकर के उसको क्या करता है, चारों ओर से
बाइंड कर लेता है, ठीक है। या कह सकते हैं फर्स्ट स्मॉल राइबोसोम की यूनिट से लार्ज राइबोसोम की यूनिट आकर के, या 30S से 50S की राइबोसोम की यूनिट आकर के बाइंड कर लेती है, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट हुआ थर्ड, हम लोग क्या करेंगे, चेन इलोंगेशन जो है तीसरा, ट्रांसलेशन का तीसरा स्टेप था हमारा चेन इलोंगेशन, और चौथा था चेन टर्मिनेशन, ठीक है। इसके पहले चेन इनिशिएशन, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, फिर चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, ठीक। तो ये हमारा चेन इलोंगेशन हुआ। चेन इलोंगेशन में क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने बता चुकी थी मैं कि जैसे ही AUG, ठीक है, AUG जो हमारा था वो स्टार्टिंग कोडॉन था, और यहाँ पे आकर के tRNA फॉर्मुलेटेड मेथियोनीन को लेकर के 3' डैश पे लेके आ जाता है, ठीक। अब हमारा स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारा जो होता है कि यहाँ पे आकर के आपका वो जो लार्जर सब यूनिट होती है वो जुड़ जाती है, ठीक है। इसकी कहानी पहले पीछे हो चुकी है। अब नाउ कमिंग tRNA आफ्टर इनिशिएशन, tRNA कम टू द A साइट प्रोसेस इन्वॉल्विंग 3 स्टेप। कह रहा है कि जब इनिशिएशन हो जाता है, इनिशिएशन होने के बाद जो भी एक्टिवेटेड tRNA आते हैं वो आपके P साइट पे ना आकर के वो कब आते हैं, A साइट पे, ठीक है, A साइट पे आते हैं, P साइट पे नहीं, केवल इनिशिएशन कोडान जो होता है आपका P साइट पे आता है, ठीक। इसको जो चेन इलोंगेशन प्रोसेस होती है वो मेनली 3 स्टेप में होती है, डिकोडिंग, ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसलोकेशन। अब देखिए डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि अब इनिशिएशन हो गया, अब इनिशिएशन होने के बाद जो mRNA के ऊपर, ठीक है, जो भी कोडॉन्स पाए जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए AUG के बाद GAG कोडॉन है, ठीक, तो GAG कोडॉन को रीड करने के बाद ये राइबोसोम मैसेज करेगा कि tRNA इसके कम्प्लीमेंट, मतलब कि GAG है तो वो tRNA को आने का वो बोलेगा कि आप आओ और यहाँ पे आके बाइंड करो, ठीक। तो उस समय वही tRNA साइटोसॉल से एमिनो एसिड को लेकर के वही tRNA आएगा जो कि GAG से क्या होता है, वो कोडेड होता है। यानी कि GAG कोडॉन जो होता है वो एक एमिनो एसिड होती है, ग्लूटामिक एसिड, उसको क्या करता है, ये कोड करता है, ठीक। तो चूंकि इसका जिसका एंटीकोड किस पे होगा, आपके tRNA पे, मान लीजिए यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीकोडॉन इसके क्या होंगे, C होगा, A का U होगा और G का C होगा। यानी कि ऐसा tRNA जिसके पास एंटीकोडॉन CUG होगा वो क्या करेगा, ग्लूटामिक एसिड को लेकर के A साइट पे आएगा। जैसे ही A साइट पे आकर के ये बाइंड करेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या डिकोड, अब ये कोड किया गया, किसके द्वारा कोड किया गया, राइबोसोम ने कोड किया और बताया कि वो tRNA आया और tRNA आकर के यहाँ पे जुड़ गया। ये हमारा डिकोडिंग हो गया। ट्रांसपेप्टाइडेशन, अब ट्रांसपेप्टाइडेशन क्या होता है कि जब यहाँ पर आप देख लीजिए, जब यहाँ पर आकर के आपका ग्लूटामिक एसिड आके बॉन्ड कर दिया तो ट्रांसलोकेशन एक एंजाइम होता है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम और राइबोजाइम। ये प्रोकैरियोट के केस में ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन पे। अब क्या होता है कि जो यहाँ वाला देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइड ग्रुप ऑफ P साइट टू एमिनो एसिड ऑफ द A साइट फ्रॉम पेप्टाइड बॉन्ड। अब यहाँ का जो फॉर्मुलेटेड मिथ्योनीन होता है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किस पे, ग्लूटामिक एसिड पे, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, मैं बना दे रही हूँ, ये 3', ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। ये बड़ी सभी मैं छोटा बना रही हूँ, बड़ी, और यहाँ पे GAG है और यहाँ पे आकर के आपका ये ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से जुड़ा आपका फॉर्मुलेटेड मेथियोनीन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से P साइट पे फॉर्मुलेटेड मेथियोन था, ये P साइट को ट्रांसफर कर दिया गया किस पे, A साइट के प्रेजेंट ग्लूटामिक एसिड के ऊपर, और वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया।
क्यों? क्योंकि एक और बताएं, जब भी कोई अमीनो एसिड से कोई अमीनो एसिड जुड़ती है तो मैंने बताया है कि एक अमीनो एसिड का आपका क्या OH ग्रुप फ्री होता है और दूसरे का जो होता है आपका COH। दूसरे जैसे ये अमीनो एसिड है, ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पर सॉरी इसका NH2 ग्रुप फ्री होगा, इसका COH, और इसका जो होता है इसका यहाँ पे COH ग्रुप होगा NH, यानी कि एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का एमीन ग्रुप आपस में मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जब मैं वहाँ बता रही थी बायोमोलिक्यूल्स में बता रही थी, वहाँ पे मैंने बताया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे जो प्रेजेंट एमिनो एसिड रहती है वो क्या करती है, एमिनो एसिड कह रहे हैं सॉरी tRNA यहाँ पे एक बच जाता है, क्योंकि यहाँ के tRNA का फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन जो होता है वो ए साइड पे प्रेजेंट जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसके पास में ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। उसके बाद ट्रांसलोकेशन आता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि जब ये पेप्टाइड बॉन्ड, देखिए यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड लिखा है फॉर्मुलेशन और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे जो यहाँ पे बचा हुआ tRNA होता है, क्या होता है tRNA, वो क्या करता है, यहाँ पे एक एंजाइम होता है ट्रांसलोकेज एंजाइम। ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करता है, इनका काम होता है कि जितने भी tRNA होते हैं उनको खींच करके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में लाना। जैसे कि अगर P पोजीशन पे कोई tRNA प्रेजेंट है तो उसको खींच के E पोजीशन पे लाएंगे, और यदि A पोजीशन पे जो tRNA प्रेजेंट है उसको खींच के P पोजीशन पे लाएंगे। जभी तो A पोजीशन खाली होगा तो दूसरा न्यू एमिनो एसिड या न्यू कोडॉन्स आएंगे और उनके एंटी कोडॉन्स होते हैं tRNA दूसरे एमिनो एसिड को लेके आएंगे, ठीक। तो इसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं और यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है ट्रांसलोकेज एंजाइम करता है, ठीक। अब क्या होगा कि ये tRNA क्या हो जाए, खाली हो जाएंगे और ये आपके ई साइड पे आ जाएंगे और ई साइड से आकर के इनको बाहर की तरफ एग्जिट कर दिया जाएगा और ये बाहर की तरफ निकल जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए इसी को फिर मैंने यहाँ पे चेन टर्मिनेशन वाले पे मैंने बहुत सही से बताया है कि देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा P साइड, ये E साइड और A साइड। अब देख लीजिए क्या होगा कि जैसे ही अब यहाँ पे P साइड था, यहाँ पे हमारा एक tRNA, ऐसे एक tRNA T साइड, ये tRNA हमारा बचा हुआ है, ठीक है, ये tRNA हमारा एक है। अब ये tRNA क्या होगा कि ट्रांसलोकेशन एंजाइम के द्वारा से यहाँ को ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इस पर का जो एमिनो एसिड था, अब इसके पहले ग्लूटामिक एसिड था, वहाँ पे देखिए ग्लूटामिक एसिड था क्योंकि वो क्या बोलते हैं वहाँ पे जो इसका वो था, नहीं लिखा है क्या, हाँ इसका लिख लीजिए, GAG होता है, GAG ग्लूटामिक एसिड को जो करता है उसको GAG कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए GUG आ जाता है, ठीक। अब GUG आ जाता है तो GUG किस एमिनो एसिड को कोड करता है, वैलिन को कोड करता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि GUG किसको कोड करता है, UUU किसको कोड करता है और क्या GUG GAG, ठीक है। GAG जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है, GUG आपके वैलिन को कोड करता है, AUG आपके मेथियोनिन को या फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन को कोड करता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो जैसे ही GUG आएगा अब राइबोसोम मैसेज करेगा कि tRNA है और tRNA GUG का कम्प्लीमेंट्री लेके आएगा। कौन लेके आएगा, G का कम्प्लीमेंट्री C, U का कम्प्लीमेंट्री A और G का कम्प्लीमेंट्री C, यानी कि वो ऐसे एंटी कोडॉन को लेके आएगा जिसके पास C का एंटी कोडॉन होगा और वो किसको कोड करेगा, वैलिन को कोड करेगा। अब वैलिन आ गया। इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है, हर बार डिकोडिंग होगा, हर बार आपका ट्रांसपेप्टाइडेशन होगा, फिर उसके बाद ट्रांसलोकेशन होगा। फाइनली जब कम से कम ये पूरी प्रोटीन बन जाएगी 50 से 60 70 इस तरीके से करके आपके यहाँ पे अमीनो एसिड जुड़ जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ए साइट पर एक आएगा आपका कोडॉन UG आएगा या UAA आ सकता है या UAG आ सकता है। ये तीन हैं और ये तीनों के तीनों क्या हैं, टर्मिनल कोडॉन करिए या स्टॉप कोडॉन करिए। इन तीनों में से जैसे ही कोई एक यहाँ आएगा ए उसके ए के अंदर जाएगा। यहाँ देखिए मैंने दिखा रखा है कि जैसे ही सब यहाँ पे देखिए पूरी मेरी पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है, कब से 50 यूनिट की बन गई है और यहाँ पे UGA आ गया। UG के आते ही यहाँ पर जब मैसेज आएगा कि भाई अब कोई tRNA भेजो, तो कोई tRNA साइटोसॉल में प्रेजेंट ही नहीं है जो UGA को कोड करे, ठीक। अब UG को कोड करने में
GUG को कोड करने वाला कोई अगर नहीं है तो क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे 3 रिलीजिंग फैक्टर काम करेंगे। एक करेगा रिलीजिंग फैक्टर 1, एक काम करेगा रिलीजिंग फैक्टर 2 और एक काम करेगा रिलीजिंग फैक्टर 3। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 काम करेगा, ठीक। एक रिलीजिंग फैक्टर 1, रिलीजिंग फैक्टर 2, रिलीजिंग फैक्टर 3, ये 3 काम करेंगे, ठीक। अब चूंकि जब यहाँ पे UGA आ जाएगा तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे बोलेगा कि जब कोई tRNA नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनहिबिट या रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2 का काम स्टार्ट होगा। और जब रिलीजिंग फैक्टर 1 और रिलीजिंग फैक्टर 2 यहाँ आते हैं तैसे ही इनिशिएट जो इनहिबिट हो जाती है आपकी ट्रांसलेशन की पोजीशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप होगी, क्योंकि कोई tRNA आएगा ही नहीं, कोई एमिनो एसिड आएगी ही नहीं और फिर हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो ये प्रोसेस यहीं चेक हो गई। चेक होने के बाद जो तीसरा हमारा रिलीजिंग फैक्टर है वो RF3 है, ठीक है। RF3 जो होता है यहाँ पे आकर के वैलिन के पास, वैलिन को यहाँ से क्या करता है, सेपरेट कर देता है, या वहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसको कट कर देता है, और जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनी होती है वो आपकी साइटोसॉल में आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है व्हेन एनी स्टॉप कोडॉन कम्स टू द A साइट देन नॉट कम एनी tRNA कंटेनिंग एमिनो एसिड, कोई अमीनो एसिड कंटेनिंग नहीं एमिनो एसिड आती है, ठीक है। एट टाइम, इसी समय 3 रिलीजिंग फैक्टर RF1 RF2 वर्क एंड इनहिबिट ट्रांसलेशन प्रोसेस, और 2 आपके रिलीजिंग फैक्टर आ जाते हैं RF1 RF2, ठीक है, जो कि क्या ट्रांसलेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, चेक कर देते हैं। फिर RF3 तीसरा जो रिलीजिंग फैक्टर होता है, ठीक है, सॉरी ये रिलीजिंग R है, ठीक है, हाँ यहाँ पे भी रिलीजिंग, हाँ ठीक है, रिलीजिंग फैक्टर 3 आता है और वो क्या सेपरेट क्या करते हैं या बॉन्ड को ब्रेक कर देता है जो P साइड से या P साइड पे लगे हुए tRNA से और जो वैलिन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको फैक्टर RF3 जो होता है वो ब्रेक कर देता है और पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है P साइड से रिलीज हो जाती है और वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है या साइटोसॉल में आ जाती है, ठीक। तो ये हमारा प्रोसेस क्या था, चेन टर्मिनेशन, और पूरा का पूरा ये चेन ट्रांसलेशन प्रोसेस या प्रोटीन सिंथेसिस की, इसको पूरे ध्यान से पढ़िए। और इससे पहले आप लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को पढ़िए, क्योंकि यहाँ से ये प्रोटीन अब कहाँ जाएगी, ठीक। इसके लिए आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो फ्रेमवर्क बताया, अब यहाँ से ये जाएगी कहाँ पे, आपके ये सारे प्रोसेस कहाँ हो रहे हैं, ये सारे प्रोसेस आपके एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट राइबोसोम पे हो रहे हैं। और उसके बाद ये फिर आपकी गोल्गी बॉडी में जाएगी, वहाँ इसका प्रोसेसिंग होगा, वहाँ पे इसकी होगी पैकेजिंग होगी, फिर ये लाइसोसोम में जाएगा, फिर ये अपने टारगेट को जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर डिकोडिंग में वो एमिनो एसिड को कोड करके लाता है कि ये एमिनो एसिड आनी है, ठीक है। एमिनो एसिड आ जाती है, फिर ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करता है, एक एमिनो की इनिशिएशन एमिनो एसिड को अब दूसरे जो A साइट पे प्रेजेंट एमिनो एसिड है उसके ऊपर पेप्टाइड बॉन्ड बना करके भेज देता है, फिर वहाँ पे फिर ट्रांसलोकेशन हो जाता है, फिर जो एमिनो एसिड यहाँ पे देखिए जो tRNA जो होता है बच जाता है उसको क्या कहते हैं, डीएसाइलेशन tRNA कहते हैं, जिसपे कोई एमिनो एसिड नहीं आती है, वो फिर E साइड से जा करके बाहर की तरफ एग्जिट कर दिया जाता है, जिससे वो दूसरी एमिनो एसिड को लेके आ सके, ठीक है। क्योंकि हमारे पास तो 20 एमिनो एसिड हैं, ठीक है, 20 एमिनो एसिड है, तो उनको लाने के लिए हमारे पास जो tRNA है वो फ्री हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका टर्मिनेशन है, आपके ये टर्मिनेशन कोडॉन्स है, इसको लिख लीजिए, हाँ इसको आप लोग एक जगह कहीं लिख लीजिए, यहीं पे लिख लीजिए, ये टर्मिनेशन नेटर भी कैसे कोडॉन्स है, ठीक है। ये बता चुके हैं पूरा डिटेल आप लोगों को जेनेटिक कोड में, ठीक है। और ये लास्टली आपकी जो है पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। इसी के साथ ये ट्रांसलेशन प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत अटेंटिव होकर पढ़ने की ज़रूरत है। वैसे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रखा है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और क्या बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।